बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में डिस्कशन करनी है। हमने पिछले लेक्चर में अपने कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की बात की, जिसमें डीएनए और प्रोटीन थे। अब हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में डीएनए और प्रोटीन असल में आपस में अटैच किस तरह से होते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे पास बच्चे ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसको हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा। जब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमारे पास इस तरह की कॉइलिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर हमारे पास नज़र आ रही हैं। फिर हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये जो है स्टैक्स पड़े होते हैं क्रोमोसोम के। फिर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हम ये बात देखते हैं कि हमारे पास असल में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इस तरह का हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। और जब हम इस स्ट्रक्चर को फिर देखते हैं तो फिर हम आगे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास डीएनए जो है वो इस तरह से इस तरह का हमें असल में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। अभी देखें, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये तस्बीह के दानों की तरह के स्टैक्स हमारे पास मिलते हैं। ये स्टैक्स जो हैं, इनके गिर्द असल में डीएनए ने अपने आप को लपेटा हुआ है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं ये लिंकर डीएनए है। लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए का मतलब क्या है कि एक ये पोर्शन और ये पोर्शन जिसमें हमारे पास दो प्रोटीन्स को अटैच किया हुआ है, जिसके जरिए हम कहते हैं कि प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, ये जो हमें डिफरेंट कलर की नज़र आ रही हैं। डीएनए क्या करता है, इनके गिर्द जो है अपने आप को रैप करता है। रैप करके ये देखें आप, इस तरह ये रैप करता हुआ आगे मूव कर रहा है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास लिंकर डीएनए है और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है। जिस तरह हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। फिर हमारे पास बच्चे एक होता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो है, अगर ये इनका कॉम्बिनेशन हो, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हम इस स्ट्रक्चर को जो है, ये स्ट्रक्चर हमें जो नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में किस तरह कि हमारे पास देखें ये डीएनए है और ये प्रोटीन, डीएनए ने प्रोटीन को रैप किया हुआ है, घेरे हुआ है। इसके लिए हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये तस्बीह के दानों की तरह, जिस तरह हम ये हमारे पास पड़ा हुआ है, और आगे इसको मजीद अगर खोलते जाएं तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये हमें नज़र आ रहा होता है। ये हमारे पास क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, या हम कह लें कि डीएनए का स्ट्रक्चर है। और क्रोमोसोम किस तरह से आपस में अटैच हुए होते हैं, तो हम इससे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम आपस में किस तरह से अटैच हुए पड़े हैं। तो इसमें बेटा फिर कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग की भी बात होती है। कॉइलिंग, अब देखें ये कॉइलिंग हो रही है, ये जो है ये कॉइलिंग है हमारे पास, कि इस तरह से ये आपस में क्या किया हुआ है इसने, ये कॉइलिंग हो रही है इसकी। ठीक है, जिस तरह आप एक स्पाइरल रिंग देखें या एक स्प्रिंग देखें, वो किस तरह से उसकी वायर जो है वो कॉइल की होती हैं, इसी तरह ये देखें, ये असल में हमारे पास ये कॉइलिंग ही तो है। ये वाली, ये जो कॉइलिंग हुई पड़ी है, जब हमने क्रोमोसोम को देखा तो ये कॉइलिंग जो हमें नजर आ रही है। और अगर ये टाइटली कॉइलिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ये सुपर कॉइलिंग हो गई है। अगर ज्यादा कॉइलिंग है तो सुपर कॉइलिंग है। ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब हम बच्चे देखेंगे कि हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने देखना है। हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। हमने डीएनए का केमिकल नेचर जो है उसको स्टडी करना है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है
वो हमारे पास किस तरह का है। तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बच्चे हम पहले ये कहेंगे कि डीएनए असल में है क्या। डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, हम इसको ये भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी और जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी है या ये जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ से मिलता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल को मिलता है। हम इसको कह सकते हैं ये जो डीएनए है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, पेरेंट सेल्स हैं, पेरेंट सेल इसे लेके जाते हैं कहाँ पे, हम कहते हैं कि ये डॉटर सेल्स के पास इसे लेके जा रहे होते हैं। ये जो हमारा केमिकल नेचर है डीएनए को, मतलब एक हमारा पेरेंट सेल है उसमें जो डीएनए है वो ही आगे नेक्स्ट जो है मिल जाता है किसको, हम कहते हैं कि जो डॉटर सेल हैं उनको। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे कि हमारे पास इसकी जो डिस्कवरी है वो किस तरह से हुई। तो हम बच्चे इसमें ये बात करते हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था 1869 में, फ्रेडरिक मिस्चर। हमारे पास एक साइंटिस्ट था बच्चे फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर 1869 में, ये जो 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर था इसने इस पे काम किया। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी डिस्कवरी है, असल में ये जो फ्रेडरिक मिस्चर है इसके बात हम करते हैं कि जो 1869 में जो फ्रेडरिक मिस्चर था इसने इसको डिस्कवर किया था। अब इसने डिस्कवर कहाँ से किया था, इसने दो चीज़ों में डिस्कवर किया था। हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में इसने डिस्कवर किया था। हम कहते हैं कि इसने जो न्यूक्लियस है ह्यूमन सेल्स का और फिश स्पर्म, ठीक हो गया, इसने बच्चे दो चीज़ों में इसको स्टडी किया। ह्यूमन न्यूक्लियस में एक इसने बच्चे कहा कि ये ह्यूमन जो न्यूक्लियस है वहाँ पे इसने स्टडी किया इसको, और दूसरा इसने कहाँ पे इसको देखा, जो फिश स्पर्म है, जो फिश स्पर्म है वहाँ पे इसने देखा कि जो सेंट्रल रीजन पाया जाता है, इसने इसको डिस्कवर किया। दो चीज़ों में डिस्कवर किया, एक तो ह्यूमन का न्यूक्लियस इसने स्टडी किया, उसमें इसने कहा कि डीएनए प्रेजेंट है, और दूसरा इसने किसको स्टडी किया, जो फिश स्पर्म है उसमें इसने कहा कि इसमें भी हमारे पास क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। हमने कहा कि इसने एक्सट्रैक्ट किया इनसे इनको निकाला, और फिर इसने कहा कि न्यूक्लियस, सो ही कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन। अब देखें इसने फिर ये कहा कि ये जो न्यूक्लियन है, ये ह्यूमन न्यूक्लियस है, जो फिश स्पर्म है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं, या हम कह लें कि सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसकी बेस पे इसको क्या कह दिया गया, हम इसको कह सकते हैं कि इसकी बेस पे इसको न्यूक्लियस कह दिया गया। अब दूसरा वर्ड जो इसके लिए हम कहते हैं कि एसिड का जो यूज होता है, न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं कि वो किस तरह से, फिर इसने कहा कि इसने नेचर को स्टडी किया। इसकी नेचर कौन सी थी, हम कहते हैं कि इसकी एसिडिक नेचर थी डीएनए की या न्यूक्लियस की। जब इसकी देखें ये एक बात, इसकी जो नेचर है वो एसिडिक, इसकी नेचर को बारे में बात की तो इसकी नेचर क्या है बच्चे, हम कहते हैं कि इसकी नेचर एसिडिक है, और ये है क्या, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियन में पाया जाता है। तो इस बेस पे इसने फिर इसको कहा कि ये क्या है, इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियक एसिड। ठीक हो गया बच्चे कि इसको किस तरह से नाम दिया गया। जब इसने स्टडी किया ह्यूमन न्यूक्लियस में और फिश स्पर्म में, इसने कहा ये सेंट्रल रीजन या सेंट्रल प्लेस को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है, जिसको इसने न्यूक्लियाई कहा, ये न्यूक्लियाई जो है वहां पे, उससे फिर इसको डिनोमिनेट करवा दिया गया कि ये न्यूक्लियस है, सेंट्रल रीजन है। और इसको एसिड क्यों कहा गया, न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं इसलिए क्योंकि इसकी जब नेचर को स्टडी किया गया तो इसकी जो पीएच थी वो एसिडिक थी, और इसकी जो नेचर है वो एसिडिक थी। इस बेस पे इसका जो पूरा नाम है वो न्यूक्लिक एसिड, इस तरह से फ्रेडरिक मिस्चर जो 1869 में इसने दिया। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास आगे है, आगे की हम बात करते हैं कि हमारे पास एक और साइंटिस्ट था 1920 में, P.A. लीवेन। इसने फिर ये बताया कि डीएनए और आरएनए मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। अब हम एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं, P.A. लीवेन। 1920 में एक और साइंटिस्ट था P.A. लीवेन। P.A. लीवेन एक साइंटिस्ट था 1929 में।
अब इसने कहा कि ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए या आरएनए दोनों ही किस से मिलके बने हैं। इसने बच्चे कहा कि हमारे पास जो आरएनए है और डीएनए दोनों किस से मिलके बने हैं, हम कहते हैं कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बने हैं बच्चे, हम ये बात करते हैं कि कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये बच्चे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई कि डीएनए और आरएनए किस चीज से मिलके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। ये बात P.L. Levene 1920 में इसने बताया कि हमारा जितना भी डीएनए है या आरएनए है सारे के सारे किससे मिलके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, हम कहते हैं कि ये स्मॉलर सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलके क्या बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के बच्चे स्टडी करने की कोशिश करें तो हम उसमें ये बात देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो बच्चे न्यूक्लियोटाइड्स की जब हम बात की तो इसमें कुछ चीजें हैं, कौन कौन सी, हम कहते हैं कि इसमें एक पेंटोज शुगर होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, हम कहते हैं कि फास्फेट ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सी होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गवानीन है। ठीक है, एडेनिन साइटोसिन गवानीन है, हमारे पास थायामीन है, और अगर आरएनए है तो फिर कौन सी है, यूरासिल। ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनसे मिलके क्या बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें होनी चाहिए, पेंटोज शुगर होनी चाहिए, फास्फेट ग्रुप H3PO4 हम कहते हैं, और क्या होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं, अरेंज होती हैं, तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, पॉलीमर ऑफ डीएनए है, इनसे मिलके फिर डीएनए बना हुआ होता है। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो इनकी अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। चले हम यहाँ पे फार्मूला भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये अटैच होते हैं। एक इसके फार्मूला की हम बात कर लें, कल हम इसका फार्मूला डिराइव भी करेंगे। ठीक है, उसको हम देखेंगे भी किस तरह से होते हैं। तो हम कहते हैं C1 पे हमारे पास क्या अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस, और C5 पे क्या अटैच होती है, हम कहते हैं कि फास्फेट ग्रुप जो है। ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे, और जो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये कहाँ पे अटैच हों, कार्बन 1 पे। जब कार्बन, ये पेंटोज शुगर की बात हो रही है कि जब कार्बन 1 पेंटोज शुगर पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए और कार्बन 5 जो है पेंटोज शुगर की, वहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच होती है, इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है और वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव होता है। और इस तरह से आपस में जब ये तीनों चीजें अटैच हो जाती हैं तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और हम कहते हैं कि जब एक न्यूक्लियोटाइड बन जाए, हमने जैसा कि यहाँ पे बात की भी है कि क्या है, आरएनए और डीएनए कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन गए तो फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं और हमारे पास आरएनए या डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा है, जो केमिकल नेचर ऑफ डीएनए है। कल हम इसका जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन है और ये जो इनके फार्मूलाज हैं नाइट्रोजन बेसिस के, पेंटोज शुगर और जो फास्फेट ग्रुप है, ये आपस में किस तरह से अटैच होती हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।